नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत समाचार। मैं हूं आपके साथ राहुल सौमित्र। उत्तर प्रदेश में 5 दिसंबर 2018 से लेकर आज तक अगर कोई गोल गोल घूम रहा है तो वो 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती के पास हुए अभ्यर्थी हैं, क्योंकि ये भर्ती प्रक्रिया उत्तर प्रदेश के सबसे विवादास्पद परीक्षाओं में शामिल हो चुकी है। कैसे, ये भी जान लीजिए आप। 6 जनवरी 2019 को परीक्षा हुई। 7 जनवरी को सरकार ने एक बकायदा कट ऑफ तय किया जो कि 60-65% का था। 13 जनवरी को शिक्षा मित्रों ने हाई कोर्ट जाकर स्टे को ले लिया। 29 मार्च को सरकार के खिलाफ ऑर्डर आ गया। फिर सरकार 27 मई को डबल बेंच चली गई, जहां महाधिवक्ता महोदय 8 तारीख तक कोर्ट ही नहीं गए। शिक्षा निदेशालय पर 2 बड़े धरने हुए। पास हुए अभ्यर्थियों ने लाठियां खाई, तब जाकर महाधिवक्ता महोदय कोर्ट तक गए। इतने में साल बदल चुका था, यानी 2019 से 2020 आ चुका था। 3 मार्च को ऑर्डर रिजर्व हुआ, जो 6 मई 2020 को सरकार के पक्ष में आया, यानी 60-65% के पक्ष में आया। 8 मई को उत्तर कुंजी जारी हुई और एक बार फिर इस भर्ती पर सवाल उठने लगे। सवाल कैसे उठे वो भी समझिए। चूंकि नाथ पंथ के प्रवर्तक समेत 4 सवाल ऐसे थे जिनके उत्तर गड़बड़ थे, यानी नाथ पंथ के प्रवर्तक कौन है ये परीक्षा बनाने वाले को पता नहीं है, वो कंफ्यूज है। और इसी बात को लेकर 22 मई 2020 को कुछ अभ्यर्थी हाई कोर्ट चले गए, जहां 3 जून को आलोक माथुर ने अपने अंतरिम आदेश में यह सीधे कह दिया कि 8 मई 2020 के बाद की सारी प्रक्रिया को रोक दिया जाए। कोरोना काल में जो उम्मीद जागी थी 69,000 सहायक अध्यापक के अभ्यर्थियों के मन में, वो अब टूटती नजर आ रही है। चूंकि रही सही कसर पेपर लीक ने पूरी कर दी, जिसकी जांच 7 जनवरी 2019 के बाद से ही एसटीएफ कर रही थी। पता यह चला है कि 150 में से 142 नंबर पाने वाले भाई साहब को हमारे देश का प्रथम नागरिक कौन है, यानी राष्ट्रपति कौन है, यह उनको पता ही नहीं है, और वो 150 में से 142 नंबर पा गए। इसके अलावा ब्लूटूथ और रुमाल के जरिए नकल हुई है, इस बात का भी खुलासा यह है। लेकिन अब सवाल यह है, जिन्होंने मेहनत की, साल भर पढ़ाई की और हाई कोर्ट के सिंगल और डबल बेंच के चक्कर काटे, पुलिस की लाठियां खाई, पास हुए अभ्यर्थी, उनका क्या होगा, वो क्या करें? आज इसी पर बहस है। और इस महाबहस में हिस्सा लेने के लिए 5 खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता संजीव मिश्रा जी हैं। संजीव जी, आपका बहुत स्वागत इस डिबेट में। सुरेंद्र राजपूत जी हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। सुरेंद्र जी, आपका भी बहुत स्वागत, कांग्रेस दफ्तर से हमारे साथ जुड़े हैं। कपीश श्रीवास्तव जी हमारे साथ जुड़े हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, आपका भी बहुत स्वागत। और पास हुए यानी चयनित अभ्यर्थी के तौर पर हमारे साथ अभय सिंह है, आपका भी बहुत स्वागत। और साथ ही साथ रजनीश हमारे साथ हैं, ये भी पास हुए अभ्यर्थी हैं, यानी जो प्राप्तांक बताया गया था, ये प्राप्तांक गुणांक सब कुछ हासिल किए हैं। अभय, अब क्या समस्या है? पास तो हो गए, अब मामला कहां फंस गया है? सर, ये मामला अब आंसर की का है, जिसमें 4 से 5 सवाल पे संदेह है। हाँ, जिसको पीएनपी की कमेटी द्वारा सही माना गया और उसके लिए बच्चों ने इसको हाई कोर्ट में चैलेंज किया। हाई कोर्ट ने भी इसको प्रोसेस पे स्टे दे दिया और उसके बाद इसको एक कमेटी को रिफर कर दिया गया। जबकि जो पीएनपी के द्वारा बनाई गई कमेटी थी, उसी की बातें मानी जाती हैं और उसी के सुनाए क्वेश्चन के जो आंसर होते हैं उसी को माना जाता है। फिर भी कोर्ट ने स्टे दे दिया। ये भर्ती फंसाने का एक तरीका था बच्चों का, जिससे भर्ती आगे ना चल जा सके, और वो इसमें सफल भी रहे। वो सिर्फ और सिर्फ भर्ती को लेट करना चाह रहे हैं। और इसमें रिजवान अंसारी जी का भी नाम आता है, जो पिछले 2 भर्ती से काफी सक्रिय रहे हैं। उन्होंने अभी तक जो भी भर्तियां आई हैं उनको फंसाने का सिर्फ काम किया, चंदा वसूलने का काम किया। उन्होंने पिछले 1.5 साल से इस भर्ती को फंसा के रखा। जब उनको सफलता नहीं मिली डबल बेंच से, तो उन्होंने इस भर्ती को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया। वहां से भी जब उनको सफलता नहीं मिली तो उन्होंने वापस फिर दोबारा नए
सिरे से काम करते हुए आंसर की मुद्दे को फंसाया। हम्म, वो आज एक नेता बन चुके हैं, हम्म, उन एमएलसी लड़ने जा रहे हैं, उनका पोस्टर प्रदेश के हर अभय जगह पे जब नुक्कड़ कोई पे है। फंसना चाहेगा, जब कोई गलत होगा तभी तो फंसेगा। सर ये तो 1 साल लग जाता है फैसला होते होते, और मैं बताना चाहता हूं कि उन्होंने आज तक कुछ नहीं हासिल किया है, सिर्फ और सिर्फ समय बर्बाद किया है, अभ्यर्थियों का पैसा बर्बाद किया है। तो क्या उस 5 सवालों में क्या खामी है, क्या गड़बड़ी है, क्या कंफ्यूजन है? सर कोई कमी अगर नहीं उन्होंने है। कोई कमी पकड़ी होगी तभी तो रखा होगा ना। सर कोई कमी नहीं है, ये फैसला कोर्ट नहीं करेगा कि ये क्वेश्चन गलत है या क्वेश्चन सही है। हाँ, ये अलग बात है कि जो भी क्वेश्चन है उनका अलग अलग बुकों में अलग अलग आंसर है, लेकिन वहाँ के जो पीएनपी के जो सचिव हैं महोदय जी ने जिस कमेटी से ये आंसर की बनवाया था, उन्होंने बाकायदा पूरा उसका चेक किया और उसके बाद उसको जारी किया। उनका कहना है कि सारे के सारे क्वेश्चन सही हैं। उसके बाद कोर्ट ने ये फैसला किया कि एक यूजीसी कमेटी बनाई जाएगी और उसके बाद उससे जो भी क्वेश्चन सही होता है, जो भी आंसर होता है, उस पे नंबर मिलेगा सबको। मैं अभी आऊंगा। रजनीश, जी सर। इस ताम झाम के बजाय आपको तो नौकरी चाहिए ना, तो आपको तो नौकरी से मतलब है। आप तो पास हुए भाई, जो नंबर था वो नंबर आप पाए, आप पास हुए। ये नौकरी क्यों नहीं मिल रही? किसकी तरफ से गड़बड़ी हो रही है? सर क्योंकि मैंने आप लोगों का संघर्ष देखा है। जी सर, जी सर। आप लोग सर, अथक मेहनत किए, लाठी खाए, क्योंकि 8 तारीख तक महाधिवक्ता महोदय गए ही नहीं, कोर्ट ही नहीं गए वो। सर आप प्रमुखता से हमारे ये 69,000 भर्ती को शुरू से दिखाते हुए आए हैं। 11 सितंबर 12 सितंबर धरने पे भी आप काफी प्रमुखता से वहां रहे हैं। सीआरटी जब हम लोग धरना कर रहे थे, सर हम लोग बहुत मध्यम वर्गीय परिवार से हैं, बहुत छोटी आंखों में बहुत बड़े बड़े सपने लेकर जब ये भर्ती आई थी, ठंड की रात थी सर, हम जाग कर रात में काफी मेहनत करके सर पढ़े। फिर इन्होंने 7 तारीख को एक जियो जारी किया सरकार ने कि 90 और 97 जो रिजर्वेशन वाले हैं उनके लिए 90 और जो सामान्य अभ्यर्थी हैं, जो जनरल कैंडिडेट हैं, उनके लिए 97 कट ऑफ लगाई गई। तो सर हम इतना बड़ा आंकड़ा 150 में से 97 का सामान्य वर्ग से पार करके जब हम पास हो गए तो हमारे मन में एक उम्मीद जग गई कि अब हमको नौकरी मिलने वाली है। लेकिन अब ये किसकी लापरवाही है, इसके लिए सर कौन जिम्मेदार है? अब हम क्या करें, हम बहुत परेशान हो चुके हैं। सर देखिए कि 7 जनवरी को जब ये फैसला आया, कट ऑफ लग गया, हम पास हो गए, तो घर वालों के सबके मन में एक उम्मीद जग गई कि अब हमारा होना है, स्वाभाविक है। लेकिन सर तब से इतनी अड़चने इसमें आई हैं, आप स्वयं जान रहे हैं, आप स्वयं भर्ती को प्रमुखता से हमेशा से दिखाते आए हैं। इतनी अड़चने आई हैं सर कि इतना कभी नहीं हुआ है, किसी भर्ती में नहीं हुआ है, और हम एकदम समझ लीजिए टूट के लाचार हो चुके हैं। हमारी काउंसलिंग सर चालू हो गई थी 3 तारीख से। हम 3 तारीख को मिर्जापुर मेरा सर काउंसलिंग सेंटर था, मैं सेंटर पे खड़ा था, काउंसलिंग कराने जा रहा था, सारे डॉक्यूमेंट के साथ था। सर जब मैं वहां काउंसलिंग टेबल पे पहुंच रहा हूं तो पता चल रहा है कि माननीय न्यायालय का डिसीजन आया है और भर्ती प्रक्रिया पर स्टे लग चुका है। सर ये बता रहे हैं, एक समझ लीजिए कि जो होता है होश उड़ना कहते हैं, सर होश उड़ चुके थे हमारे कि जब इतना सब कुछ हो गया और सब पार हो गए, कैसे कैसे करके हम लोग यहाँ पहुंचे, सिंगल बेंच हारे, डबल बेंच जीते, डबल बेंच जीतने के बाद फिर आए, कैसे कैसे फॉर्म भरा गया। ठीक फिर जी सर, 1 घंटे की बहस है रजनीश, आपसे दोबारा भी सवाल करेंगे। जी सर। ये बताइए संजीव मिश्रा जी, 5 दिसंबर 2018 को जो आपने अभय सिंह को और रजनीश दुबे को और इनके अलावा बाकी 69,000 अभ्यर्थियों को दिखाया था, वो अब तक पूरा क्यों नहीं कर पा रहे हैं? क्यों पूरा नहीं हो पा रहा है इन जो सपना आपने दिखाया? नहीं, देखिए उन सपनों को पूरा करने के लिए सरकार सजग है और सरकार का हमेशा प्रयास ये रहा कि किसी भी तरीके से जल्दी ये काम हो। लेकिन जिस तरीके से सैकड़ों अभ्यर्थियों ने लगभग 30 से ऊपर आपत्तियां जब दाखिल की, तो निश्चित रूप से एकल पीठ ने उस पर आदेश दिया है, रोकने का आदेश दिया। लेकिन सरकार सजग थी, सरकार ने न सिर्फ काउंसलिंग कराने की उसी दिन घोषणा कर रखी थी और काउंसलिंग भी उसी दिन हो जाती और इन लोगों को नियुक्ति पत्र भी मिल जाते। लेकिन समस्या यही है कि जब कोर्ट ने रोक दिया तो भी सरकार ने तत्परता दिखाते हुए राघवेंद्र सिंह जी के नेतृत्व में, महाधिवक्ता के नेतृत्व में सरकार ने अपना पक्ष, वकीलों ने अपना पक्ष रखा और डबल बेंच में इसको रखा है कि जल्दी से जल्दी इस पर निर्णय होना चाहिए, अब इसमें देर नहीं होनी चाहिए। अच्छा ये तो बताइए, सरकार सजग है, ठीक है, आप कह रहे हैं। इसी सजगता में तो पेपर लीक हो गया, इसी सजगता में आपको पता है कि एसटीएफ जांच कर रही है, इसी सजगता में 8 तारीख से महाधिवक्ता महोदय कोर्ट जाते ही नहीं। आप कह रहे हैं सजग है, निश्चित तौर पर सजग होगी, लेकिन रजनीश दुबे और अभय सिंह ने क्या गुनाह किया? वो कह रहे कि हम सर रात भर पढ़े हैं, हमने दुगना तिगुना पैसा खर्चा कर दिया, हाई कोर्ट, डबल बेंच, सिंगल बेंच का चक्कर लगाते दौड़ते दौड़ते। देखिए इन दोनों लोगों सहित जितने भी इन दोनों की बात नहीं, 69,000 मैं जो बताता पास हुए हैं, मैं बताता हूं, इन दोनों सहित जितने भी लोग पास हुए हैं
उन सबको नियुक्तियां मिलनी है, कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन हाँ, कुछ जो अगर रोक लगती है तो निश्चित रूप से हम फिर से कोर्ट में, डबल बेंच की कोर्ट में बहस करके और इनका हक दिलाने का काम करेंगे। सरकार इनके साथ खड़ी है। सुरेंद्र जी, हक दिलाने की बात संजीव जी कह रहे हैं, क्या इन लोगों को वाकई हक मिलने वाला है और क्या सजगता से काम हो रहा है? और अगर किसी भर्ती प्रक्रिया में कोई अड़ंगा लगाना चाहे तो क्या वो लगा सकता है? किन परिस्थितियों में लगाया जा सकता है? क्यों एक फेयर परीक्षा नहीं होती? आप देखिए, संघ लोक सेवा आयोग का कोई अड़ंगा लगाते आपने सुना क्या अभी इन सालों में, हाल में? तो इसमें अभय सिंह, रजनीश दुबे जैसे 69,000 जो पास हुए अभ्यर्थी है वो क्या करें? राहुल भाई, बड़ा एक जिसको कहा जाए ना कि हार्ट टचिंग मुद्दा आप उठाते हैं और इसके लिए आपको साधुवाद। इस समय इन चैनलों में, बहुत कम चैनलों में ऐसी हिम्मत है जो इस तरीके के मुद्दे उठा पा रहे हैं। देखिए, 2-3 बातें यहां पर बड़ी वो है, ये राजनीति से इतर हैं। आज की डेट में जो सत्ता में लोग बैठे हैं, 2017 तक किस तरीके से गला फाड़ फाड़ करके इन्हीं पारदर्शिताओं के अभाव में ये लोग चिल्लाते थे, आज इनको याद करना चाहिए। नंबर 1। नंबर 2, इस भर्ती की प्रक्रिया में ये एक व्यापम 2 है, मैं आपको बहुत जिम्मेवारी से कह रहा हूं। और इसमें इन 2 बच्चों जैसे हजारों अभ्यर्थियों का गुनाह कुछ भी नहीं है, लेकिन सजा इनको मिल रही है सरकार के, अधिकारियों के और मंत्रियों के और भारतीय जनता पार्टी के सक्षम जो नेता हैं उनके किए गए बेईमानी की सजा इन निरपराध लोगों को मिल रही है। यह अपने आप में सच है, चाहे वो एसटीएफ की जांच में कह लीजिए, और जैसे इस लड़के ने एक बात करी कि कुछ लोग ऐसे हैं जो इस पे अड़ंगा अड़ाना चाहते हैं। इतनी लचर पैरवी इस सरकार की हुई कि आप देखिए कि सुप्रीम कोर्ट तक से क्लियर होने के बाद हाई कोर्ट में दोबारा लटक गया। और उसी के बाद एक चीज आती है कि साहब एसटीएफ की जांच में, ये कंटिन्यूएशन में है, एसटीएफ की जांच में ऐसा आ रहा है कि लोगों ने ब्लूटूथ से, लोगों ने रुमाल से, लोगों ने किस चीज से, ये सारे के सारे क्या नाम उपकरण करके नकल की है और उन लोगों पर प्रक्रिया की आंच आ रही है जो लोग अपने कौशल से चयनित हैं। कुछ लोग उसमें से ऐसे रहे होंगे जो चयनित हुए होंगे, मैं उसकी मना नहीं करता हूं, लेकिन जिस तरीके से इनके ऊपर आ रही है तो ये सरकार निकम्मों की सरकार है। मैं आपको बहुत स्पष्ट कहूं, बहुत जिम्मेवारी से कह रहा हूं, इस सरकार को या इनके शिक्षा मंत्री को रहने का हक नहीं है, क्योंकि ये नौकरी देना ही नहीं चाहते, ये सिर्फ भरमाना चाहते हैं। कहते हैं ना कि भाजपा इस कदर लोगों पे एहसान करती है, पहले आंखें छीन लेती है और फिर चश्मे दान करती है। ये लोग आंखों से अंधा करके लोगों को चश्मे दान करने की बात कर रहे हैं। ये जिम्मेवारी से मैं कह रहा हूं, और इस चीज के लिए ये पाप के भागी भी बनेंगे और श्राप के भागी भी बनेंगे, क्योंकि 2017 तक लगातार छाती पीट पीट करके मैं वहां पर गवाह हूं, चाहे वो टीटी के बच्चे हो, चाहे वो बीएड के बच्चे हो, ये कभी क्या नाम उस धरना स्थल पर और कभी किसी स्थल पर, कभी डॉक्टर दिनेश शर्मा, कभी केशव प्रसाद मौर्य, कभी स्वामी योगी बात हो गई। सुरेंद्र जी, आपको किसी ने इंटरव्यू नहीं किया, आपने पूरी बात की। कपीस जी भी हमारे साथ है। कपीस जी, क्या अब इस उत्तर प्रदेश में सरकार कोई भी हो, परीक्षा हमें देनी होगी, उसके बाद सिंगल बेंच जाना होगा, डबल बेंच जाना होगा, सुप्रीम कोर्ट जाना होगा, लाठी खानी होगी, ये तो हम लोग सुनते थे, अब तो दिख भी रहा है। तो इसके पीछे क्या वजह हो सकती है? आप तो अधिवक्ता भी हैं। ये एक अभ्यर्थी बोल रहे हैं कि इसमें कोई अड़ंगा लगाना चाह रहा है। कैसे पाक साफ परीक्षा में कोई अड़ंगा लगा सकता है? जब कोई खामी होगी तभी तो वो कमजोर पक्ष को पकड़ने की कोशिश करेगा ना। राहुल सौमित्र जी, मैं आपसे पूरी तरीके से सहमत हूं। देखिए, सबसे बड़ी चीज ये होती है कि सरकार जिस समय ये वांट लेके आई, उस समय जो उसने अपनी नीतियों का निर्धारण किया वही सर्वथा गलत, क्योंकि शुरू से इनकी नीतियों में कमी रही है, जिसके कारण इतने पॉइंट्स निकल के इस पर सामने आए हैं कि जिसमें विविध किस्म से लोग जा करके और कोर्ट में उसमें अपने लिए रिलीफ खोज रहे हैं। और ये रिलीफ क्यों खोज रहे हैं, उसके पीछे कई कारण हैं। आपने सब कुछ बताया, लेकिन एक पीछे थोड़ा सा हम और जिक्र कर दें कि शिक्षा मित्र जिस समय निकाले गए थे और वो कोर्ट की शरण में गए थे, तो कोर्ट ने कहा था कि कुछ उनके लिए ऐसे नियम सरल बनाए जाएं कि उनको वरीयता दी जाए। तो
कोर्ट की कहने पे सरकार ने बनाया, उस समय 40% आरक्षित वर्ग के लिए और 45% जो है सुपर टीजीटी की बात मैं कर रहा हूं, जिसमें ये नियम था। उसके बाद आगे चल के इन्होंने इसको भी बदल दिया और 60 और 65% कर दिया, क्योंकि ज्यादा लोग निकल गए। अब वो भी सुप्रीम कोर्ट में चले गए, उसका भी विचारण चल रहा है। मेरे कल से 14 तारीख को, अभी जुलाई में उसकी भी सुनवाई होनी है। इसी बीच जो इन्होंने 5 ऐसे क्वेश्चंस रखे थे जिसमें कोई भी जवाब संभव हो सकता था, तो उसका एक मामला सामने आया। हमको ये समझ में नहीं आता है कि कोई विशेषज्ञ ही तो चुनाव करता होगा किसी प्रश्नों का, तो उसके उत्तर ऐसे कैसे हो सकते हैं कि वो कई तरह के निकल रहे। तो इसके मतलब आपने जो जिन लोगों को चुना वही सही और सक्षम लोग नहीं थे, तो उन लोगों ने इस तरीके की गलतियां की। कपीस जी, उन्हें तो नाथ पंथ का प्रवर्तक कौन है ये नहीं पता है, कंफ्यूज है। 2 नाम उसमें सामने आ रहे हैं, ऐसे प्रश्न चुने क्यों गए जो अलग अलग किताबों में दिए गए? ये तो चुने ही नहीं जाना चाहिए, इस तरह के प्रश्नों से बचना चाहिए जिसके कई तरह के वो आ रहे हो। या फिर आपने क्यों गलत उस तरीके से किया? जो बच्चे इतना पढ़ लिख करके, इतना मेहनत करके, इतना लाठियां डंडा, मुझे याद है कि ये योगी सरकार हर धरने को तोड़ने के लिए लाठियों का सहारा लेती है, और इन लोगों के साथ भी लिया था। और विविध तरीके के जो भी आंदोलन होते हैं लिया। इनके समय में 6 नौकरियां, यानी आप कह रहे पारदर्शी व्यवस्था होनी चाहिए। कपिल जी, आप ये कह रहे पारदर्शी व्यवस्था होनी चाहिए। संजीव जी, मैं आपसे क्लियर जानता हूं, अगर उत्तर प्रदेश में कोई बिजनेस करना हो तो क्या सिस्टम है, आप बताइए। अगर उत्तर प्रदेश में कोई बिजनेस करना चाहे, सिंगल विंडो सिस्टम है या नहीं? बिल्कुल है ना। तो अगर अभय सिंह, रजनीश दुबे जैसे 69,000 अभ्यर्थी पेपर देना चाहे, तो वो ये 5 चरण क्या है? मतलब पास हो, ये हाई कोर्ट जाइए, सिंगल बेंच, मतलब ये सब इतना क्यों उलझ जाते हैं? पेपर लीक हो जाए। जब व्यवसाय करने के लिए सिंगल विंडो सिस्टम हो सकता है, तो जो अभ्यर्थी पढ़ा लिखा है, टॉपर है, तो नौकरी पाने में भी सिंगल विंडो व्यवस्था क्यों नहीं है? क्यों पेपर लीक हो जा रहा है? देखिए विपक्ष के लोग नहीं, सुनिए, इसमें क्लियर बात है, मेरी बयान ये 69,000 विपक्ष का सवाल है। आप पूरी बात आने दीजिए। विपक्ष ने तमाम आरोप लगाए। हाँ। विपक्ष ने के एक तो बड़े सीनियर हमारे प्रवक्ता ने कहा कि निकम्मे। अरे निकम्मे वो लोग थे जिनकी 30 साल से सरकार नहीं आई, उनको जनता ने 30 साल से उनको, वो निकम्मे थे, वो इस तरीके के कामचोर थे जिनको परिणाम जनता ने दिया। ये बताइए, इनको नौकरी देने जा रहे हैं। बताइए संजीव जी, आज नहीं तो अगले महीने मिल जाएगी। संजीव जी देखिए, सवाल बहुत सीधा है, उलझिए मत उनसे ना, उलझिए, आप अपना पक्ष नौकरी मिलनी, आप सरकार का पक्ष रखिए। मैं जो बात जब सिंगल विंडो सिस्टम के जरिए आप उत्तर प्रदेश में व्यवसाय कर सकते हैं, तो अभय सिंह, रजनीश दुबे, 69,000 अभ्यर्थी केवल पेपर देके नौकरी क्यों नहीं पा सकते? पेपर दे, नौकरी पाए, जो फेल हो वो बाहर जाए। क्लियर बात है ना ये। अब मेरी इस पर ये व्यवस्था क्यों नहीं दे पाया? मेरी बात आने दीजिए राहुल जी। पूरा आपको पूरा समय है, पूरी बात दीजिए। हाँ, तो सुन लीजिए मेरी बात। जब आप कोई बिजनेस करते हैं तो निश्चित रूप से सिंगल विंडो के माध्यम से आपको आपका बिजनेस स्थापित करने में सफलता मिल जाती है। लेकिन यहाँ 69,000 हमारे शिक्षकों का मामला था, उसी में से कुछ लोगों को अगर उसमें आपत्ति है तो वही रोक का कारण बन जाते हैं। और निश्चित रूप से सरकार इस बार सजग है, और मुझे लगता है कि इनको आज नहीं तो इनको महीने भर बाद, लेकिन इनको इनकी नौकरियां मिलेगी। योगी जी की सरकार इनको नौकरियां दिलाएगी। ये जितने लोगों की सरकारें अभी तक आई हैं, मैं डंके की चोट पे आपके चैनल पे कहूंगा, इनकी लापरवाही की वजह से आज ये लोग दर दर भटक रहे हैं। और जितनी पिछली सरकार ने ये तो 5 दिसंबर 2018 की, हाँ, इसमें सपा बसपा क्या करेगी? मैं ये पूछ रहा हूँ। तो 5 दिसंबर 2018 की बात है। ये तो कोर्ट वगैरह रोक लगा देती है। कोर्ट कैसे रोक लगा दे रहा है, मुझे बताइए ना। कोर्ट जब रोक लगाती है तो निश्चित रूप से कैसे रोक लगा दे रही कोर्ट? कैसे रोक लगा दे रही है? इसीलिए डबल बेंच में हमने जो आपके पेपर बनाने वाले हैं सर, विशेष रूप देखिए, से जो पेपर बनाने वाले, और हम बहस संजीव सुनिए ना मेरी बात। संजीव जी, जो आपके पेपर बनाने वाले लोग हैं वो इतने कंफ्यूज हैं कि उन्हें ये पता नहीं कि नाथ पंथ का प्रवर्तक कौन है। कितनी गड़बड़ी है। वो बाबा गोरक्षनाथ और मत्स्येंद्र नाथ में कंफ्यूज है। आप सोचिए, तो ऐसे प्रश्नों का जिक्र क्यों कर रहे हैं? उन लोगों पर भी कार्रवाई होगी, लेकिन कार्रवाई कब होगी? पहले नौकरी दिलानी है। पहले ये जो लोग हमारे साथ बैठे और जो गलत पेपर बनाए, इनको नौकरी दिलाने की बात है। और योगी जी की सरकार इनको नौकरी दिला के रहेगी, इस बात का विश्वास इनको दिलाता हूं। एक चीज, और दूसरी चीज, जितने लोगों ने बीच में गड़बड़ी की है, नौकरी योगी जी की सरकार है। पारदर्शिता तो सुनिए, पारदर्शिता के आधार पर जनवरी को मिल जानी चाहिए। मिल जाएगी इनको नौकरी, मिल जाएगी, लेकिन 13 जनवरी को मिल जाए, 2019 को मिल जानी चाहिए। इन्हीं के साथी हैं, इन्हीं के साथी जो है जो कोर्ट में जा रहे हैं, उनको कोर्ट से अगर पूरी और भी बहस हो जाए,
कोर्ट में जो भी चीजें होंगी, दूध का दूध और पानी का पानी होगा, इनको नौकरियां मिलेगी, कोई ताकत इनको रोक नहीं पाएगी नौकरी देने में। ये मेरे कहने का मतलब है। कौन सी ताकत रोक रही है? कौन सी ताकत रोक रही है? इन्हीं के साथ के लोग हैं, इन्हीं के साथ के लोग हैं जो आपत्तियां लगा रहे हैं। अरे तो इनके साथ के लोग डेप्थ में जाइए ना। संजीव जी देखिए, इनके साथ के जो लोग इनके साथ के लोग क्या कर लेंगे? संजीव जी सुनिए, तो हमने जब हमने आप हमने पेपर तो ऐसा उनको बनाएंगे, पत्र दे दिया संजीव होता। जी जब पेपर ही ऐसा बना रहे हैं, पत्र दे दिया होता। जब आप पेपर ही ऐसा हमने बना रहे हैं, काउंसलिंग कर दी होती। अरे काउंसलिंग बहुत अच्छी बात है, जब आप लेकिन रोक पेपर ही लगा ऐसा इसलिए बना तो रहे रुके हैं हम। संजीव जी जब आप पेपर ही ऐसा बनाएंगे, पेपर तो काबिल व्यक्ति बना रहा है ना। मैंने आपसे उस बात का जवाब दिया। मैंने आपको मैंने आपसे ये बात कही कि ये पारदर्शिता वाली सरकार है, योगी जी की सरकार है, कोई बख्शा नहीं जाएगा। जिन्होंने भी इस तरीके की स्थितियां पैदा की हैं उन पर भी कार्रवाई होगी। लेकिन हमारी प्रथम सोच ये है, हमारी सरकार का प्रथम कर्तव्य ये है कि जो लोग हमारे साथ बैठे हैं, जिन्होंने बताया कि वो परिवार से भी कमजोर है, उनको नौकरी मिलेगी। अभय सिंह रजनीश को नौकरी मिलेगी, बाकी 69,000 लोगों को। 3 साल में कैसी कौन सी परीक्षा है जो हो गई हो? आप बता दीजिए ना, एक आध हमारे दर्शकों को बताइए जो ठीक से हो गई हो। मतलब सिंगल विंडो सिस्टम से व्यवसाय हो सकता है, पेपर देके नौकरी कौन से मिली इन 3 साल में? आप बताइए, खुला मंच है, पूरा मौका है। कपिल जी भी सुनेंगे, सुरेंद्र जी भी सुनेंगे, अभय भी सुन ले, रजनीश भी सुन ले, और उत्तर प्रदेश भी सुन ले। ये सब लोग को सुना दीजिए। मैंने इसीलिए आपसे कहा कि 69,000 शिक्षकों को जब नौकरी देने की बात है तो उन्हीं में से तो सैकड़ों लोग ऐसे हैं जो आपत्ति लगा रहे हैं। मेरे कहने का मतलब ये है कि वही लोग तो आपत्ति भी लगा रहे हैं। तो आपने लूप होल इतने छोड़े हैं कि वो लगा रहे हैं। अरे लूपहोल की बात ना करो, लूपहोल की बात ना करो। अरे संजीव मिश्रा जी, ये नौकरी देने की बात सरकार का राजनीति ठीक से रख नहीं पा रहे हैं। इसमें राजनीति आप दूसरों के बारे इसमें राजनीति मत करो। मैं सीधी बात ये पूछ रहा हूँ, ये बताइए सवर्णों का नाम ओबीसी के लिस्ट में कैसे आ गया? आप ये बताइए कि सवर्णों का नाम त्रिपाठी और शुक्ला का नाम ओबीसी के लिस्ट में कैसे आ गया? उन पर भी कार्रवाई बनती है, लेकिन ये राजनीति का विषय नहीं। लोग कोर्ट जा सकते हैं। कपिल जी राजनीति मत करो, इसमें राजनीति का विषय नहीं है। राजनीति आप कर रहे हो, आपकी सरकार कर रही है। मैं छोटी सी बात पूछ रहा हूँ कि ओबीसी के आरक्षण के अंदर रोक नहीं पाए। शुक्ला और त्रिपाठी जी का नाम कैसे आ रहा है? सुरेंद्र जी ये मुझे बता दीजिए। ठीक है, बहुत समय है कपीस भाई, कपीस जी बहुत समय है, 1 घंटे की बहस है। कपिल जी थोड़ा स्लो रहिए। सुरेंद्र जी राजनीति क्यों कर रहे हैं आप लोग? यहां पर संजीव जी कह रहे हैं राजनीति नहीं होनी चाहिए, हम तो नौकरी देंगे, डंके की चोट पे देंगे, ये कह रहे हैं। हम कह रहे हैं अभय सिंह को भी देंगे, रजनीश दुबे को भी देंगे, बाकी के लोगों को भी देंगे। संजीव जी ये कह रहे हैं। देखिए, मैं आपसे बताऊं राहुल भाई, ये मुद्दा इतना ज्यादा मेरे मन को व्यथित कर रहा है कि मुझे इस समय तू मैं करने का मेरा मन नहीं कर रहा है। 2 चयनित अभ्यर्थी मेरे सामने बैठे हुए हैं, आप बात समझिए, अभय सिंह और ये रजनीश दुबे। सच बात यह है कि जिस तरीके की हेडलाइन बनाना और जिस तरीके का झूठ बोलना, छल करना, कपट करना, प्रपंच करना भारतीय जनता पार्टी की शुरू से आदत है। जब ये विपक्ष में रहते हैं तो जोर जोर से झूठ बोलते हैं, और जब ये सत्ता पक्ष में रहते हैं तो टीवी चैनलों पर झूठ बोलते हैं। आपने एक ही प्रश्न किया कि आज तक हमें ये बता दीजिए। सर मैं आपके बीच में नहीं बोला, 2 मिनट आप चुपचाप रहिए प्लीज। समस्या ये आप बड़े प्रवक्ता हैं, मैं आपका करता हूं, ये मुद्दा ऐसा है नहीं है। अगर आप बोलना चाहते तो मैं बीच में चुप हो जाता। ये राजनीतिक विषय नहीं है। नहीं, सवाल नहीं कर रहा था, इसीलिए कह रहा हूं अभ्यर्थी नौकरी पा जाए, यही बात। बिल्कुल इस पे जो 2 लोग राजनीति नहीं कर रहे, हमारे जो चयनित अभ्यर्थी हैं, ये चयनित आप ये भावनात्मक खेल खेल रहे हैं। ठीक है, ठीक है, ये भावनात्मक सुरेंद्र जी अपनी बात पूरी कीजिए, फिर मैं अभय सिंह बात करूंगा। मैं हट जाता हूं, आप इन बच्चों से अपनी बात पूरी कीजिए, वो बात हो जाएगी, उनको उनका हक मिलेगा। ठीक है संजू जी, 1 मिनट, हटने हटाने की बात मत कीजिए, आप अपना पक्ष रखिए कांग्रेस का। तो मैं पूरी बात आपसे कहना चाह रहा हूं कि आपने एक प्रश्न किया राहुल, आपने कहा पिछले 3 सालों में कौन सी परीक्षा आपने सही करा दी, तो इनके पास कोई जवाब नहीं। सच है, एक में अगर गड़बड़ हो गई, मैं आपसे फिर से जिम्मेवारी से कह रहा हूं कि उत्तर प्रदेश की पुलिस, उत्तर प्रदेश की एसटीएफ कह रही है कि व्यापम की तरीके से घोटाला है, और वो व्यापम का एक अपराधी है उस तक ने भी उसको भी पकड़ा है, और उत्तर प्रदेश की पुलिस नहीं पकड़ा है, योगी सरकार की पुलिस ने ही पकड़ा है। आज आप ये देखिए कि अभी तो इस तरीके से रुकी, अब ये रिपोर्ट जाएगी। अब इन रिपोर्ट जाने के बाद जो चयनित अभ्यर्थी हैं, जिन लोगों ने कोई गड़बड़ नहीं की है, जिन लोगों ने रात रात भर जाग करके पढ़ाई की है,
चाहे वो दलित हो, चाहे वो पिछड़े हो, चाहे वो सामान्य वो हो, और चाहे अल्पसंख्यक हो। उनकी क्या गलती है, मेरी समझ से बाहर है। ये सरकार 100% पारदर्शी व्यवस्था क्यों नहीं कर सकती? जिस तरीके से सरकार हर चीज की डॉक्टर, जब ये भाजपा विपक्ष में थी तो हर चीज की डॉक्टर बनती थी कि हमको दीजिए, हम 75 दिन में, हम 100 दिन में महंगाई खत्म कर देंगे, नौकरियों को हम पारदर्शी व्यवस्था पे करेंगे, एक जो लोक सेवा आयोग है उत्तर प्रदेश का उसको ऐसे करेंगे, फलाने को ऐसे करेंगे, ढिपकाने को ऐसे करेंगे। कहां चली गई वो सारी की सारी विशेषज्ञता? मेरा आपसे सिर्फ इतना अनुरोध है राहुल भाई कि इसमें हम बिल्कुल कोई राजनीति हम नहीं करना चाहते, लेकिन हम जरूर सत्ता पक्ष से पूछना चाहते हैं कि जिस तरीके से व्यापम की तरीके से घोटाला हुआ, नंबर 1, नंबर 2, पांचों प्रश्न का आपने जवाब वो भी कर दिया, नंबर 2, नंबर 3 जो सबसे बड़ी बात है, जो सत्ता के शीर्ष पर बैठे हुए सिंगल विंडो वाले लोग हैं, जिनके पास जो लोग गए हैं, ये क्या नाम, उन 69,000 भर्तियों के लिए, ये समस्या वही है कि जो सिंगल विंडो पे लोग गए हैं उनमें से कुछ का चयन नहीं हुआ है, इसलिए ये सारी चीजें कुछ गड़बड़ लोगों के जरिए गड़बड़ की जा रही है, गड़बड़ लोगों के जरिए हो रही है। ठीक है, वालों को पकड़ना होगा, भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं को, उन लोगों को पकड़ना होगा, वो सिंगल विंडो वाले लोग इसके कल्प्रिट हैं। ठीक है, अभय सिंह ये बताइए कि अब तक अगर सब कुछ ठीक रहता तो आपको कब तक नौकरी मिल गई होती? अब तक आपने इसके अतिरिक्त फॉर्म भरने के अलावा कितने पैसे खर्च किए, क्या किए, कैसी जर्नी रही आपकी, कैसे आप अब तक समय अपना व्यतीत कर रहे हैं, कहां धक्के खा रहे हैं, वो सब बताइए आप। सर अगर सब सही होता तो 15 फरवरी 2019 को हम किसी न किसी स्कूल में आज टीचर होते, जहां अध्यापक की पहले ही कमी है। जी जी, हाँ। और उसके बाद जब ये भर्ती फंस गई तो चंदे की जरूरत हुई, जिससे कोर्ट में केस लड़ा जा सके, क्योंकि हमारे जो विपक्ष में है उनको नेतागिरी का थोड़ा सा ज्यादा शौक है, वो हर भर्ती को दूसरी दिशा में लेके जाते हैं, कोर्ट में फंसा देते हैं। उनका ऊपर से समर्थन भी है, पार्टियों का समर्थन है उन्हें, और इसमें सबसे ऊपर रिजवान अंसारी जी आते हैं, और उन्हीं को मैं सबसे बड़ा दोषी मानता हूं, क्योंकि 68,500 को देखें या 69,000 को देखें, सबसे पहला चैलेंज उन्होंने ही किया 60-65 कट ऑफ का। अभी सर ने बात की कि पिछली बार की जो भर्ती हुई 68,500, उसमें 40-45 का कट ऑफ था सर, उसमें सिर्फ बीटीसी और शिक्षा मित्र थे, परीक्षा लिखित थी इसलिए कम कट ऑफ रखा गया। लेकिन जब 69,000 की बात हुई तो इसमें बीएड, बीटीसी और शिक्षा मित्र तीनों हुए, अभ्यर्थियों की संख्या 4,10,000 हो गई, इसलिए 60-65 कट ऑफ सरकार ने रखा, और वो हमारे लिए सही भी था। हमने उसको मेहनत करके कट ऑफ को क्रॉस किया, और ऐसी बात भी नहीं है कि कम अभ्यर्थी पास हुए 69,000 से 1,46,060 अभ्यर्थी पास भी हुए। उसके बाद भी शिक्षा मित्र चाहते हैं कि इस कट ऑफ को कम करके 40-45 किया जाए, जो कि हमारा नुकसान होगा अगर 40-45 कट ऑफ कम किया जाता है। तो लगातार जो कोर्ट के केसेस होते चले आ रहे हैं, उसके लिए हम सभी लोग, यानी कोई एक ऐसा शख्स है जी सर जो इतने बड़े तंत्र को, इतने बड़े सिस्टम को हिला के रख दे रहा है, ये भी तो एक लूप होल है ना अभय सिंह। आपको तो नौकरी पानी है, तो वो इतने बड़े तंत्र, इतने बड़े सिस्टम को चैलेंज कर रहा है, ये कैसे हो सकता है सर? ये तो पॉसिबल ही नहीं है सर, ये चंदे की वजह से हो रहा है। अगर एक शिक्षा मित्रों की वो संख्या 1,36,000 है, जब सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें बाहर किया था, अगर एक अभ्यर्थी 1,000 रुपए भी दे देता है और 10,000 हो जाते हैं तो इसका बहुत बड़ा अमाउंट हो जाता है, और वो आराम से लड़ सकते हैं। अरे तो उत्तर प्रदेश सरकार, अभय सिंह, उत्तर प्रदेश सरकार 23 करोड़ का नेतृत्व कर रही है ना, 23 करोड़ लोगों का नेतृत्व कर रही है सर। वो मैं मानता हूं, अगर एक आदमी कैसे हिला सकता है सर? कोई भी चीज कोर्ट में चली जाती है तो वो फिर तो किसी के भी बस में नहीं रहता ना, उसके पीछे हम लोगों का भी हित प्रभावित होता है, और सरकार भी कोई काम नहीं कर सकती उसके। ये आपका काम नहीं है अभय सिंह। अभय सिंह, आप घबराइए ना, ये आपका काम नहीं है, सरकार का काम है सर। वो मैं बिल्कुल पूरी तरह सरकार का काम है। आप पास हुए हैं, आपको नौकरी चाहिए, चूंकि ऑलरेडी बेसिक शिक्षा विभाग में लोगों की कमी है, वहां पे शिक्षक नहीं है, तो स्वाभाविक है अगर अभय सिंह पास हुए तो अभय सिंह को नौकरी मिलनी चाहिए। रजनी, इसमें से कोई प्रॉब्लम है? अगर आप पास हुए तो नौकरी मिलनी चाहिए। कौन रिजवान अंसारी है, कौन का, आप जरा ये बताइए कि आप सर, हम ये कहना चाहते हैं सर, एक मिनट मेरी बात नहीं, ये बताइए जरा, आप कितनी क्लिष्ट परीक्षा है, गुणांक, भारांक, ये सब प्राप्तांक, ये सब पाकर आप चयनित हुए? जी जी
लेकिन सर इनके ऊपर मैं चाहता हूं ना सरकार इनके ऊपर शिकंजा करे। रजनीश से सवाल है, अभय मैं आ रहा हूं, रजनीश से सवाल है। जी सर। रजनीश से है, और कपीस जी भी और सुरेंद्र जी भी आप लोगों की बात बहुत ध्यान से सुन रहे हैं, और संजीव जी। रजनीश आप बोलिए। जी सर। सर हम ये कहना चाहते हैं कि जैसा सर ने कहा है कि आप लोग को महीने 2 महीने में नौकरी मिल जाएगी। संजीव जी ने कहा 6 जनवरी 2019 को इसका परीक्षा हुआ था। वो तो हाँ, तो सर तब से लेकर आज तक हम लोग सिर्फ इंतजार कर रहे हैं, और सर देर से मिला न्याय भी अन्याय होता है। और सर तब से हम लोग का आप पूछे कि कैसी जर्नी रही इस बीच की, सर इस बीच की जो जर्नी इतना पीड़ादायक थी ना सर, उसको यहाँ बता नहीं सकते हम लोग। सर अब आप ये समझिए कि हम वहाँ मिर्जापुर में 3 तारीख को काउंसलिंग करा रहे थे, फिर भी अभी 3 जून को, इसी 3 जून को सर। अच्छा। फिर भर्ती में जब अड़चंगा सर पड़ा हुआ है, उसके वजह से सर मेरा घर संत रविदास नगर भदोही है। सर मैं इस कोरोना काल की जैसी महामारी में अपने टीम को सपोर्ट करने के लिए, भर्ती को बचाने के लिए सर लखनऊ आया हूं कल रात में। तो सर अब आप इसी से अंदाजा लगा लीजिए कि जहां हम नौकरी पाने के लिए लाइन में खड़े हुए थे, काउंसलिंग कराने जा रहे थे, उस बीच हमको लखनऊ में आना पड़ा अपनी टीम को सपोर्ट करने के लिए, क्योंकि फिर हम एक बार अपनी टीम को बचाएं, अपनी 69,000 को बचाएं, ताकि हम नौकरी पा सके। सर हम ये जानना चाहते हैं कि ये जो गड़बड़ी हो रही है, जो लोग हैं जो भर्ती फंसाना चाहते हैं, ये कहां से फंसा रहे हैं और सरकार इनके ऊपर क्या एक्शन ले रही है। जो अधिकारी हैं, जैसे मान लीजिए उत्तर माला पे विवाद हुआ है, तो ये विवाद क्यों हो रहा है और सरकार इस पे क्या एक्शन ले रही है। सर इसमें तो हमारा हित जो है वो अहित हो रहा है ना, तो हमको झेलना पड़ रहा है सर। तो काफी सर चीजें। कपीस जी, एक आपसे राय सपा की प्रवक्ता के तौर पर नहीं, अधिवक्ता के तौर पर जानना चाहेंगे। जैसे ये लोग अभ्यर्थी कह रहे हैं कि कोई एक शख्स है वो पूरे सिस्टम को हिला के रख रहा है, तो क्या ऐसा हो सकता है? अगर वो परीक्षा पाक साफ हो तो कोई भी सिस्टम को हिला सकता है? सर 1 मिनट फंसा सकता है? सर एक शख्स नहीं है सर। सर इसमें कई शख्स हैं, कई याचिकाएं पड़ रही हैं सर। जिसका मन हो रहा है एक याचिका डाल के भर्ती फंसा दे रहा है सर। तो ये कैसे भर्ती फंसा सकता है भाई? वही चीजें हैं। अगर सब कुछ क्लियर है तो कैसे फंसा सकता है? उसी में सवाल सर वही तो बात है। अगर रजनीश एक मिनट सुनो, अगर रजनीश नाथ पंथ के प्रवर्तक कौन है, ये 2 अलग अलग किताबों में इसका उत्तर होगा। कहीं पर मत्स्येन नाथ दिया गया होगा, कहीं गोरक्षनाथ दिया गया होगा। 6 की किताब उठाएंगे तो उसमें कुछ मिलेगा, इसके हायर पे जाएंगे अब तो कुछ मिलेगा। तो ऐसे प्रश्नों का चयन क्यों किया गया? ये तो फंसाने के लिए हुआ ना। ये भी तो सोचिए, आप सोचिए 142 नंबर जो पाया है वो ये बता नहीं पा रहा है राष्ट्रपति कौन है, उसको राष्ट्रपति का नाम नहीं पता है। कितना टफ पेपर होता है, आपको राष्ट्रपति का नाम नहीं पता है, तो कहीं ना कहीं तो कुछ ना उसको मिला है ना इनपुट। जी कपीस जी जरा बताइए, आप इन परीक्षार्थियों अभ्यर्थियों की समस्या को सॉल्व कीजिए। राहुल जी, मैं एकदम अधिवक्ता के हैसियत से इस समय आपको बात करूं। जैसे अभी हमारे रजनीश जी या अन्य अभ्यर्थी ये आरोप लगा रहे हैं कि कोई एक व्यक्ति बहुत सक्षम, तो न्याय अगर दृष्टि से देखा जाए तो एक व्यक्ति के रूप में सरकार भी होती है। और मैं आपको निश्चित तौर पे पूरी जिम्मेदारी के साथ ये कह सकता हूं कि इसके लिए अगर कोई दोषी है तो सरकार दोषी। मुझे 2 मिनट का समय दे दीजिए। अगर 1 मिनट पूरा हो जाए बात तो। जी मैं इसलिए कह रहा हूं कि देखिए, अभी तो एक सुप्रीम कोर्ट में मामला 40, 45 और 60, 65 का फंसा हुआ था। तब तक दूसरा मामला ये 5 प्रश्नों को लेकर के उठ गया। इसी में अब व्यापम के एक अभियुक्त का भी नाम आ गया, 20 लोगों के रैकेट का नाम आ गया जिन्होंने इस भर्तियों को प्रभावित करने का काम किया। और एक जो सबसे बड़ी डिफॉल्ट सरकार की है, जिसको मैं उकेरना चाहूंगा, जो ये लिस्ट निकली है चयनित लोगों में, इसमें ओबीसी कोटा के अंदर कई सामान्य लोगों के नाम, जैसे तिवारी, शुक्ला, दुबे, अगर इस तरह का कोई नाम या श्रीवास्तव आ रहा है तो वो ओबीसी हो ही नहीं सकता। ये भी गड़बड़ी है। ये अभी एक पॉइंट बचा हुआ है जिस पर एक और भी याचिका आ सकती है। तो ये जानबूझ करके सरकार ने अपनी लापरवाही की है कि उन लापरवाहियों का लाभ अन्य जिनके न्याय पर प्रभाव पड़ रहा होगा वो जाएंगे और न्यायालय के अंदर अपनी बातों को रखेंगे। और न्यायालय के अंदर अगर कोई पीड़ित याचिका लेके जाता है तो न्यायालय भाई उसकी बात जो है युक्त रूप से, विधिक तौर पे अगर उसकी याचिका पोषणीय होगी तो निश्चित रूप से सुनेगा। तो कपीस इसलिए अगर इसमें कोई वाकई दोषी है तो सिर्फ और सिर्फ सरकार। कपीस जी 1 मिनट बात सुनिए ना। जब कोई गड़बड़ी होगी, चूंकि सरकार का यही कहना है कि हम पारदर्शी व्यवस्था देंगे, जब परीक्षा एकदम साफ सुथरी होगी तो कैसे कोर्ट को ही पहुंचेगा? जब कोई खामी होगा, उसने लूप होल पकड़ा होगा, तभी तो कोर्ट पहुंचेगा ना व्यक्ति, तभी तो पहुंचेगा कोर्ट की। ऐसे हवा में कोर्ट पहुंच गया। ये पारदर्शी मुंह से है। अगर ये पारदर्शी होते तो पिछली 6 भर्तियां निकली थी जिसमें एक पूरी नहीं हो पाई और पेपर लीक कर गया। पुलिस वाले में याद कीजिए 3 बार पेपर लीक किया, 3 बार परीक्षा। ये संजीव जी बहुत क्लियर कह रहे हैं कि पारदर्शी
आप जबान से हैं, संजीव जी क्या कर सकते हैं? संजीव जी के हाथ में कुछ नहीं है। प्रवक्ता है तो वो अपनी सरकार को बचाएंगे, वो अपने धर्म का पालन कर रहे हैं। पॉइंट भी तो लेकिन सुनेंगे। हकीकत यही है कि योगी सरकार का पॉइंट भी तो सुनना जरूरी है। पॉइंट तो सुनना जरूरी है, क्योंकि अभय सिंह और रजनीश दुबे जैसे 69,000 अभ्यर्थी इनसे जवाब तो मांग रहे हैं ना। स्वाभाविक है, अगर आप पास किए तो आपको नौकरी चाहिए। देखिए अभय सिंह ने जिस तरीके की बात की, मुझे उनकी बात एक्चुअली में जो बात वो समझाना चाह रहे हैं वो ठीक से आप नहीं ला पा रहे हैं। क्या समझाना चाह रहे हैं? सीधी सी बात ये क्या थी समझाना चाह रहे हैं जो आपने पकड़ लिया? हाँ, बिल्कुल ठीक बात है। उन्होंने कि रिजवान का नाम लिया कि उनकी वजह से पूरी ये गड़बड़ी हो रही है, उन्हें वसूली करनी थी, उन्होंने हजार रुपए छात्रों से वसूल किए और छात्रों को ही आपस में इतनी लड़ाने का बात आप कह रहे हैं। आप कह रहे हैं कि इसी सरकार में जो चाहे वो खुलेआम कुछ भी कर सकता है, पारदर्शी व्यवस्था पर कोई खुलेआम कोई इस तरीके का काम नहीं कर सकता। ये बात अगर इन्होंने पहले अभय सिंह ने कह दी होती तो निश्चित रूप से जो भी रिजवान हो और उनकी जांच की जाती है, अगर इस तरीके की सच्चाई आएगी निश्चित रूप से कार्रवाई होगी। सर ये अभी से नहीं हो रहा है, 68,500 से हो रहा है और इस पे मैं चाहता हूं कि ऐसे लोगों को तुरंत सरकार कार्रवाई करे। संजीव जी ये है ना, इतने बड़े अमाउंट में पैसा जो भी लोग हैं, जो लोग आपने नाम लिया है, बिल्कुल सर, चूंकि भारत समाचार है, बड़ा चैनल है सर, आपने यहाँ पर उनका नाम लिया है। उत्तर प्रदेश की सरकार का दायित्व बनता है। आदरणीय योगी जी जिस तरीके की कार्यप्रणाली के आदी है, मैं बताऊं आपको अभय सिंह, मेरी बात जरा सा आ जाने दीजिए। देखिए उनके ऊपर भी कार्रवाई होगी और जो उनके साथ होंगे उन पर भी कार्रवाई होगी। बिल्कुल, क्योंकि इनके अकाउंट का जायजा लिया जाए, देखा जाए कि कितने करोड़ों में ट्रांजैक्शन, वो सब हो जाएगा, वो सब होगा, सुप्रीम कोर्ट सब होगा। आपने आज नाम लिया है को फीस दी जा रही है, आपने आज नाम लिया है, इन पर भी सख्त कार्रवाई होगी और बनती कार्रवाई। एक और सर रजनीश जी ने कहा, मैं उनकी भी बात का जवाब देता हूं। कोई भी, मैं तो आज भी कह रहा हूँ, कोई भी किसी भी भर्ती को कोर्ट में फंसा सकता है। सर अभी मैं वही कहना चाहता था कि जो आपकी बात मेरी समझ में आ रही है, मैंने भी एनालाइज किया हुआ है और मैं भी अधिवक्ता हूं और हाई कोर्ट में अधिवक्ता हूं। सर ने बताया एक लड़की का नाम, एक लड़की का नाम तिवारी है, लेकिन वो ओबीसी में चयनित है। सर एक लड़की का नाम तिवारी है, वो ओबीसी में चयनित है, लेकिन जब पता किया गया तो वो वाकई में सिर्फ तिवारी लिखी है, ओबीसी की ही कैंडिडेट है। तो सर अब इसको ग्राउंड बना के कैसे हो सकता है? सर इसको ये कैसे हो सकता है भाई? सर आप पता करा लीजिए। और हमने एक नहीं, आप एक की बात मत कीजिए। सर एक सेकंड, मैंने ऐसे 6-7 कैंडिडेट देखे। ऐसे तमाम लोग मिल जाएंगे आपको जो सिंह लगाते हैं और ओबीसी में बैठे हुए हैं। तो आप अगर देखेंगे, तिवारी, श्रीवास्तव और मिश्रा नहीं लिखते। सर आप पता कर लीजिए, दुबे नहीं लिखते। सर आप पता कर लीजिए, ऐसी चीजें हैं। और जो इसको ऐसा बिल्कुल नहीं है। सर आप पता नहीं सकता, सर आप पता कर लीजिए, उदाहरण नहीं दे सकते। सर इसको आप, मैं बोल रहा हूँ सर, आप इसको पता कर लीजिए अगर आपको मेरे ऊपर भरोसा नहीं है तो। मुझे पता है, जो चीज पता है उसको पता करने की क्या आवश्यकता है? सर अब इसी आप दुबे हैं, आप बताइए, आप ओबीसी ये बात क्लियर है कि वो ओबीसी है। अब इसी चीज को ग्राउंड बना के लोग चले जाएंगे कि इसमें गलत जिला आवंटन हुआ है, गलत चयन सूची हुई है। अब वो पहले तो आप किस आधार पर कह रहे हैं? तो आप किस आधार पर सर कह रहे हैं कि वो, इसलिए इस आधार पर अभय सिंह, देखो सुनो अभय सिंह जी, हम लोग आप ही का पक्ष, कपिल जी एक मिनट, कपिल जी एक मिनट, कपिल जी एक मिनट सुन लीजिए ना। लोग लिखते हैं सर, मुझे किसी पार्टी से जानकारी होगी, इसलिए वो ये बात, सर मुझे अभय की बात सुन लेते हैं। हाँ, मुझे किसी पार्टी से मतलब नहीं है, मुझे ये मतलब है कि ये भले आपसे मतलब ना हो, लेकिन आप इतना गलत थोड़ी कर सकते हैं कि कोई दुबे तिवारी मिश्रा लिखने वाला ओबीसी होगा। सर आप पता कर लें, हम कह तो रहे हैं कि आप पता कर लें एक बार। सर मेरा पता किया हुआ है, मेरा भी सर मेरा पता किया हुआ है, मेरा भी सर, वो सवर्ण है, वो भूल से, ये इनकी गलती की वजह से है, ये सरकार की गलती की वजह से उनका नाम आया हुआ है। एक मिनट सुन लीजिए सर, संजीव जी सुनिए, आप देखिए, सुनिए एक मिनट, जो आप परेशान मत होइए। अभय एक मिनट, अभय और कपिल जी आप भी एक मिनट। कपिल जी देखिए, अब एक फिर इसमें मामला फंस रहा है। जी सर, आप 5 प्रश्नों के बाद अब ओबीसी जनरल का ये केस फंस रहा है। संजीव जी देखिए, एक बड़ी सीधी बात है ना, मैंने बहुत क्लियर कहा ये कहां गलती हुई, किन लोगों से गलती हुई, अब तक उन्हें सजा क्यों नहीं मिली। सरकार ने यह कहा कि हम नौकरी देंगे 69,000 लोगों को। अभय सिंह से मतलब नौकरी से है, रजनीश को मतलब नौकरी से है, बाकी लोगों को नौकरी से है। और जो बेसिक शिक्षा में अध्यापकों की कमी है, लाखों अध्यापकों की, ये लोग जाएं बच्चों को पढ़ाएं, मिड डे मील उन्हें खाना मिले। ये सब लापरवाही पे लापरवाही, डिले पे डिले क्यों हो रहा है?
आप इसमें क्यों पढ़ रहे हैं? देखिए सिस्टम इतना धीरे का। न्यायपालिका है, न्यायपालिका में आप अगर कोई जाता है तो निश्चित रूप से उसको भी रिलीफ मिलता है, उसको वो सुना रिलीफ जाता देना है। चाहता है। तो कहने का मतलब ये इन लोगों की बात बेदम है। मैं बता रहा हूं आपको राहुल जी, इन दोनों लोगों के अभय सिंह की बात और पूरी बात आने दीजिए। एक हो गई बात आपकी हो गई, नहीं, पूरी पूरा बात मौका दूंगा, आपके अभी टाइम है, पूरा मौका दूंगा। सुरेंद्र जी, अभय सिंह की और रजनीश की बातों में संजीव जी को दम दिख रहा है, अब दम दिख रहा है उनकी बातों में, क्यों? इसलिए कि उनकी सारी बातें को वो तोड़ मरोड़ करके कहीं ना कहीं उनको शिखंडी बनाना चाहते हैं, उनकी बातों को, और उनके पीछे छुपना चाहते हैं। वो उस सिंगल विंडो के लोगों को, जो उस सिंगल विंडो के लोग हैं ना राहुल भाई, जैसे जो आपने कहा, बड़ी महत्वपूर्ण बात कही, जो सिंगल विंडो के लोग हैं उन तक, चूंकि ये बेचारे अभय सिंह जी या रजनीश जी उस सिंगल विंडो के प्रोडक्ट नहीं है ना। अगर ये सिंगल विंडो के प्रोडक्ट होते तो ये अभी आराम से बैठे होते। इनके चेहरे से दिख रहा है कि ये लोग अपनी ताकत से आए हैं, अपने पढ़ लिख करके आए हैं। जो सिंगल विंडो वाले लोग हैं, जो व्यापम के लोग पकड़े गए हैं, जो एसटीएफ ने लोग पकड़े हैं, उनमें से जो लोग आए हैं, उन लोगों का मेन हाथ है। रही बात इनको तो एक अंसारी मिल गया। सच्चाई है कि सरकार के इकबाल को एक अंसारी मिल गया तो अब इनका तो काम चल गया संजीव भाई का। तो सच बात यह है कि इस सरकार में इतना आसान है सब कुछ करना, इनके हिसाब से, संजीव जी के हिसाब से, कि करोड़ों रुपए की कथित ऊपर नीचे हो जा रहे हैं और यह सरकार हाथ पे हाथ धरे बैठी है। इस सरकार को भारत समाचार पर बैठे हुए दो अभ्यर्थियों की आवश्यकता थी किसी अंसारी को बात करने के लिए। इसके बाद यह सरकार एक्शन लेगी, इससे पहले अच्छा, कांग्रेस पार्टी कभी गंभीर होगी सुरेंद्र जी? थे गूंगी और बहरों की सरकार पॉलिटिकल नहीं है, ये पॉलिटिकल एजेंडा नहीं था। और आप जिस तरीके से भावनात्मक खेल खेल रहे हैं ना, और ये सब कुछ भावनात्मक खेल खेल रहे हैं, संजीव जी और को ये आज शिखंडी पता पिखंडी चला, आपके इसके जमाने में बाद हुआ अब ये करते जो है, थे, वो चले गए। इसका वो लेंगे, वो शिखंडी पिखंडी आपके जमाने में हुआ करते थे जब सरकार संजीव जी 25-30 साल के ऊपर हो गया। संजीव 30 साल हो गए कांग्रेस बहुत सरकार। ध्यान से आपकी बात सुन रहे थे। मुझे इस पर तू सुरेंद्र जी, आप अपनी बात पूरी कीजिए। नहीं, क्या शिखंडी गंडी कहते हो भाई सुरेंद्र जी? अरे ठीक है, क्या तरीका है? बहुत जिम्मेवारी से 30 साल पहले आपके जमाने में हुआ बहुत करते थे। जिम्मेवारी से कह रहा हूं कि ये सरकार आप खुद ही गंभीर हो। माफियाओं के अपराधियों के व्यापक अपराधियों के आपको मौका दूंगा मैं, आपको मौका दूंगा। आप एंकर हैं, आप और बोलो नहीं, जिसकी शिखंडी वजह महाभारत का एक पात्र से सरकार के इसको मारने में योगदान निभाया था। ये सरकार को क्यों कह रहे हैं? ठीक है सर, कोई बात नहीं, शिखंडी में मत फंसिए आप। जिस- हाँ, हम कहेंगे बिल्कुल पूरी तरीके से कह रहा हूं, मौका मिलेगा। ये सरकार ये गंभीर नहीं है। किसी की Actually में गलतियों ये को भावनात्मक खेल शिखंडी खेल रहे बना हैं। करके ये भावनात्मक उसके खेल पीछे खेलना छोड़ती चाहते है। हैं। सर अब अंतिम इनको रजनीश दुबे से मतलब नहीं, संजीव जी इनको प्लीज, अभय सिंह से मतलब नहीं, संजीव जी प्लीज, इनको केवल भावनात्मक खेल संजीव खेलने जी का प्लीज, मतलब है। एक मिनट सुरेंद्र जी, ये तो जनता उसको भी कैश जानती है। कराना एक मिनट, कोई बात नहीं, राजनीति कोई बात नहीं, राजनीति ठीक है, हो गई बात, हो गई बात, केवल हो राजनीति गई। करना चाहते हैं। संजीव जी राजनीति नहीं, केवल राजनीति डिबेट को करना आप चाहते हैं। दूसरी तरफ और मत ले इसीलिए जाइए, कांग्रेस की डिबेट को स्थिति हुई। कांग्रेस की तरफ मत ले जाइए। राजनीति गलत गलत बात की है, सवाल अगर आपकी जब है। राजनीति होती है एक तो मिनट, कांग्रेस की स्थिति हो सुरेंद्र जाती जी आप और संजीव जी, आप और पूरी कपिल- तरीके से जिम्मेवारी से कहता हूं कि संजीव कांग्रेस मिश्रा की इसीलिए सरकार कांग्रेस में गंभीर नहीं, अपराधियों कांग्रेस का के प्रवक्ता बोलबाला गंभीर है नहीं। और उन कांग्रेस अपराधियों गंभीर के नहीं, कांग्रेस के संरक्षण प्रवक्ता में गंभीर नहीं। लोग और हाई इसीलिए कोर्ट से कांग्रेस भी, की स्थिति है। पुलिस से भी कांग्रेस और व्यापम की तरीके से घोटाले कर रहे हैं। कराएगी पेपर। केवल भावनात्मक ये कांग्रेस कराएगी। पूरी तरीके से जिम्मेवारी से कह रहा हूं, केवल इन सेंटीमेंट से बच्चों खेल रहे हैं। के भविष्य ये के साथ खेल रहे हैं। खिलवाड़ कर रहे हम हैं सेंटीमेंट और से वो क्यों जो खेल रहे हैं? सिंगल तब तक विंडो खेलेंगे। वाले लोग हैं इनको बंद उनको करना नहीं चाहिए पकड़ रहे सेंटीमेंट से हैं। खेलना। सुरेंद्र जी, आप भी कोई और मुद्दे संजीव जी, आप प्लीज। कोई इशू होता तो रखते, हो गई सेंटीमेंट बात, से खेलना हो चाहते गई हैं बात, केवल। ठीक है। नहीं, मुझे मैं ये चुप हूं, बताइए, राहुल, मैं बिल्कुल चुप हूं, मुझे हटा दीजिए आप। नहीं कोई बिल्कुल इश्यू आप नहीं है मुझे। अंतिम, आपके पास कोई मुद्दे नहीं है। नहीं सुनिए संजीव जी, अंतिम 5 मिनट में सभी को मौका भाई मिलेगा। इस तरीके की भाषा पता नहीं, बच्चों के लिए भी इतना क्रूर मजाक, संवेदनहीन लोग। छोड़ो, ठीक है, आप संजीव सुनिए, टच मत करो। संजीव जी, संजीव बहुत जी, हो गया भावनात्मक संजीव टच जी, आपका। अब आप बात सुनिए। आप ये बताइए कि जो नौकरी 13 फरवरी 2019 को 69,000 लोगों को मिल जानी चाहिए थी, वो क्यों नहीं मिली? आपके पास 1 मिनट है और सभी के पास 1 मिनट रहेगा। क्यों नहीं मिली अब तक? कौन दोषी है और अब तक उनके खिलाफ सरकार ने क्या कदम उठाया? 1 मिनट में आपको खत्म करना है। बहुत साफ सी बात है, ये 69,000 शिक्षकों की बात है और कोर्ट में जब मामला चला जाता है निश्चित रूप से थोड़ा समय लगता है, लेकिन हमारी सरकार सजग है। सरकार ने तुरंत
डबल बेंच में विशेष रूप से इसके लिए वो किया है। और मुझे लगता है कि आने वाले समय में जल्दी से जल्दी इन लोगों को नौकरी मिलेगी और ये लोग खुशहाल जिंदगी जिएंगे। अभय, यस सर। कौन विलेन, कौन दोषी? सर कुछ तो सरकार के अधिकारियों के द्वारा की गई गलती है और कुछ जो फर्जी केस खेलने वाले नेता हैं उनके है बस। सर मुझे बस सरकार से यही गुजारिश है कि इन दोनों लोगों पे सख्त से सख्त कार्रवाई करे, बस हमें और कुछ नहीं कहना है। बस यही दोनों लोग हैं। सर मैं अभय के साथ पूरी तरीके से सहमत हूं। इसमें सर जैसे उत्तरमाला का विवाद हुआ है तो सर ये कहीं न कहीं अधिकारियों की लापरवाही के कारण हुआ है और सर हम चाहते हैं सरकार से कि वो भी इस पे एक्शन लें। और ये जो भर्ती फंसाने वाली सर एक गैंग बन गई हुई है, हर एक छोटी छोटी कमियों के लिए याचिका डालना पड़ जाता है, किसी भी चीज के लिए याचिका डाल देते हैं कोर्ट में और वहां से स्टे लेकर एक लंबा समय खींच देते हैं। उनके ऊपर भी कार्रवाई करें ताकि सर जो हम लोग सर इतना पीड़ित, मानसिक रूप से सर इतना प्रताड़ित हो चुके हैं ना कि अब इस विषय में कुछ बोला नहीं जा रहा है। तो हम सरकार से बस यही गुजारिश करते हैं कि सर जो भी हो जल्दी करें, वो अपने हिसाब से भर्ती कराना चाहते हैं। जैसे कोरोना महाकाल में एक उम्मीद जगी थी कि ये ठीक है, कोई अपने कट ऑफ से संतुष्ट नहीं है, कोई जिला आवंटन से संतुष्ट नहीं है, कोई बाहर हो जाने के बाद भर्ती रद्द कराने के चक्कर में है, कोई पेपर लीक मामले को उठाने के चक्कर में है। सब अपनी अपनी दिशा में इस भर्ती को मोड़ना चाहते हैं, जबकि जो मेहनत करके हमारे जैसे अभ्यर्थी हैं, जो मेहनत करके पढ़े हैं, जो रात दिन मेहनत किए हैं, पेपर पास किए हैं और 90-97 का जो कट ऑफ है उसको पूरा किए हैं, सर उनकी कोई गलती नहीं है। वो बस सरकार के भरोसे बैठे हैं कि जल्दी जल्दी हमें नियुक्ति मिल जाए। अब कपीश जी देखिए, राहुल जी, सबसे बड़ी बात यह है कि हम तो ये समझते हैं कि जितने भी अभ्यर्थियों ने इसमें भरा है किसी की गलती नहीं है। सबसे बड़ी अगर गलती है तो सरकार की पारदर्शिता की है। सरकार ने पारदर्शी व्यवस्था नहीं रखी और एग्जामिनर चुनने में गलती की, तमाम तरह के नियम बनाने में गलती की, जिसका परिणाम इनको भोगना पड़ रहा है। और अभी आपको आगे देखने को मिलेगा कि इसमें तमाम ऐसे लोग जो सरकार और अधिकारियों की चोल गांठ बैठी है, वो एसटीएफ भी उसको क्लियर कर देगी। सुरेंद्र जी, फाइनल कमेंट 30 सेकंड वो इससे जुड़ा हुआ है। कपिल जी, सुरेंद्र जी, क्या गलती रह गई, क्या गलती हुई, कहां गलती हुई? राहुल भाई, मैंने तो कहा ना कि सरकार अगर पूरी तरीके से पारदर्शी और ईमानदार हो, घोटालों की सरकार न हो, तो इसमें कोई भी आदमी ना कानूनन अड़चन फंसा सकता है और ना कोई और अड़चन फंसा सकता है। बिल्कुल सुरेंद्र जी की इसी बात से यहाँ पर इस महाबहस को खत्म करते हैं। अगर वाकई पारदर्शी व्यवस्था हो तो अड़चन कोई नहीं उत्पन्न कर सकता है। सवाल 69,000 सहायक अभ्यर्थी का मामला यह है कि वो परीक्षा में पास किए, मेहनत किए, तो आज उन्हें नौकरी मिलनी चाहिए। सिंगल बेंच, डबल बेंच, सुप्रीम कोर्ट नहीं भागना चाहिए। जिसने पूरी दुनिया को तड़पा